तो हम लोग कम्युनिकेशन में थे और मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं एंटीना पे। पहली बात, इसमें LC ऑसिलेशंस होते हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ कि LC ऑसिलेशंस में तुम्हें याद है कि जो चार्ज होता था वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करता था, नहीं है? चार्ज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करता था, क्यों? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तीसरी बात, इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि चार्ज एक्सिलरेट रहेगा। बताओ, ये बताओ, इसका मतलब जो चार्ज होगा वो एक्सिलरेटेड रहेगा। और तुम्हें याद है, एक मैंने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया था कि अगर कोई भी चार्ज एक्सिलरेटेड है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा। बताओ बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जो है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड। ये तो बेसिक चीज हो गई, ठीक है, कि LC ऑसिलेशंस होंगे, चार्ज ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब चार्ज एक्सिलेट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी? रेडिएट होंगी। अब चलते हैं पांचवी बात। अब जो एंटीना होता है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डाइपोल और मोनोपोल। बहुत डिटेल में नहीं है तुम्हारा, बस जितना मैंने कर रखा है उतने से ही तुम्हारा काम चल जाना है। दो टाइप के होते हैं। मतलब डाइपोल का मतलब ऐसे समझ लो ना, इस टाइप के हो गए ये, और मोनोपोल का मतलब ये हो गया, क्या कहते हैं, इस टाइप का। सिक्स्थ, अब सुनो क्या है कि डाइपोल एंटीना की जो हाइट होगी, डाइपोल एंटीना की जो हाइट होती है ग्रेटर देन इक्वल टू λ/2 होनी चाहिए। और जो मोनोपोल एंटीना, इसकी जो हाइट होगी ग्रेटर देन इक्वल टू λ/4 होगी। लैम्डा का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ कर रहा हूं। इसका मतलब जो हाइट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा हो गया, क्यों? और सिंपल सी बात है कि जो एफ लैम्डा होगा वो सी के इक्वल होगा ना। अब आप ये बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर वेवलेंथ ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? बताओ जो है। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस तो वेवलेंथ मोर होगी, और
मैंने तुमसे कहा कि जो हाइट ऑफ एंटीना है वो लैम्डा के ऑर्डर की होगी। क्यों? इसका मतलब जो हाइट होगी वो भी ज्यादा आ जाएगी। वो किलोमीटर्स में आ जाती, फिर कई बार ये ध्यान रखना, इन किलोमीटर्स। अब इतना बड़ा एंटीना तो नहीं लगा सकते ना आप। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा एंटीना तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हो जो है। याद है पिछली बार मैंने बताया था कि जो कैरियर वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बेटा जो है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा रखी जाती है, सो दैट कि जो लैम्डा और हाइट हो, एंड हाइट ऑफ एंटीना, ये कम हो जाए बस, हो गया। स्मॉल, बस केवल इसमें इतना ही पढ़ना कि एलसी ऑसिलेशंस होते हैं, चार्ज एक्सेलरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं, और एंटीना दो टाइप के होते हैं, मोनोपोल और डाइपोल। और जो हाइट ऑफ एंटीना होगी वो लैम्डा के ऑर्डर की होगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम रखूंगा तो वेवलेंथ या हाइट बहुत ज़्यादा आएगी, किलोमीटर्स में आ जाएगी। तो उसको एक रीजनेबल लेंथ का रखने के लिए आप फ्रीक्वेंसी को क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा करते हो। एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद एक हमारा आता है रेंज ऑफ टावर। रेंज ऑफ एंटीना कुछ भी कह लो। ये क्या चीज़ है सुनो। जैसे मान लो ना ये अर्थ है, यहाँ पे तुमने ये एंटीना लगाया है जिसकी हाइट h है, तो तुम्हें लग रहा है ये यहाँ तक देख कर पाएगा बेटा? ये बताओ, ये बताओ, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, ये हो गया। अब सुनो, ये हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, और ये भी हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखना, हाँ। कि पहली बात तो जो h है वो वेरी वेरी लेस देन r होगा, ये समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक तरीके से रेंज हो गई d। और ये बताओ, ये जो आएगा ये भी तुम्हें लग रहा है अप्रोक्सीमेटली फिर d ही होगा? बताओ, फिगर समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक, अब सुनो क्या है। ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो इसका मतलब r प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बताओ, कोई डाउट? टीएम बताओ बेटा जो है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये किया, ये हो गया। अब इसको जरा ओपन कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें ये तो हो गया कैंसिल, और ये बताओ इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं? नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई, तुम ये देखो बस, हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? √2RH हो गई, बस हो गया। इसी को हम लोग रेंज कह देते हैं। इसी पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बेटा।
टीएम समझ में आ रहा है बेटा जो है क्या है, कितनी रेंज आ गई, ये आ गई, बस हो गया। जो डी इक्वल टू कितनी आ गई, √2RH, ये हो गई, बस हो गया। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और एक चीज और देखो, अगर तुमसे कहे कि कितना एरिया कवर करेगा, एक टावर कितना एरिया कवर करेगा, एरिया के लिए तुम πd² कहते ना, बस हो गया, इतना एरिया कवर कर सकता है। क्यों? उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है कि एक टावर कितना एरिया कवर करेगा। अगर मान ले ये पूछता है तो इसको πd² कह देना। एक चीज और, अगर मान ले n पॉपुलेशन, पर यूनिट एरिया है मान लो, और आपसे कहता है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन कवर करेगा, ठीक है ना, टोटल कितनी पॉपुलेशन कवर करेगा, तो ये बता पॉपुलेशन कितनी कवर करेगा, जरा बता जो है। पॉपुलेशन जो कवर करेगा वो करेगा n इंटू एरिया। बच्चों वाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये कह लो जो है। टीएम समझ में आ गया, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। एक तो डी की वैल्यू √2RH, कितना एरिया कवर करेगा πd², और कितनी पॉपुलेशन कवर करेगा n इंटू, ये हो गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि दो टावर लगाए जाते हैं, देखो कभी कभी ये ऐसे करेंगे कि जैसे मान लो एक ये ले लिया, हाँ यहां तक ले लिया, और एक फिर ये हो गया कुछ, ये H1 कह लो, ये H2 कह लो, और यहां से यहां तक D1, और यहां से यहां तक D2। तो जो D टोटल होगा वो D1 प्लस D2 हो जाएगा, और अभी जो पीछे मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हो जाएगा √2RH1 प्लस √2RH2। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, क्यों? ये हो गया। तो रेंज ऑफ एंटीना में केवल इतना याद रखना है तुम्हें, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल्स। तुम्हें याद है इसमें मैंने 3 बताए थे तुम्हें, एक तो था ग्राउंड, और एक था स्काई और स्पेस। क्यों? एक स्काई और एक स्पेस, याद है? कम्युनिकेशन चैनल में याद है ना तुम्हें, 3 मैंने बताए थे। क्यों? ये हो गया। अब सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड या सरफेस वेव प्रोपगेशन, इसको ऐसे ही बोल देते हैं, ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपगेशन। इसकी क्या कहानी है सुनो। सिंपल सी बात है, इसमें जो वेव्स होंगी ना,
वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल जो रेडियो स्टेशन वगैरह होते हैं, ये कह लो जो है, ठीक है। वेव्स ट्रेवल पैरेलल टू अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है उज्जवल? नॉर्मल जैसे चलता है ना, वॉकी टॉकी वगैरह नहीं होता बेटा जो है, जैसे ये कह ले जो है, ठीक। दूसरी बात, इसकी तुम जानते होगे जो रेंज होती है वो कम होती है ना फिर। और ये कितने तक होती है? अप टू 1500 किलोमीटर, ये मान लो, अप टू 1500 किलोमीटर। तीसरा, इसके जो एग्जाम्पल हो गए, जैसे एएम नहीं होता, रेडियो एएम होता है बेटा जो है, इसी टाइप से वॉकी टॉकी एक्सेट्रा। अब फोर्थ सुनो, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना, इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एट हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेस काफी हो जाते हैं। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी केप्ट लो। उज्जवल बात समझ में आ रही है? इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फिर लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी लो रखी जाती है। इसका मतलब जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा रखी जाएगी। और थोड़ा सा तुम एक चीज देखो कि डिफ्रैक्शन याद करो बेटा जो है, उसमें जो ऑब्स्टिकल होते थे वो वेवलेंथ के साइज के होते थे, याद है? याद करो, डिफ्रैक्शन में नहीं होता था ऑब्स्टिकल क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ के साइज के होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव्स कैन बी डिफ्रैक्टेड, कैन बी डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑफ लार्ज साइज। जैसे बिल्डिंग से भी। इसीलिए तो तुमने देखा होगा, जैसे रेडियो स्टेशन है, मान लो एएम चल रहा है, तो बीच में बिल्डिंग वगैरह भी आती है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्यों टीएम? ये बता कि यहाँ पे मैंने मान लो एक एएम स्टेशन खोला हुआ है, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर के बीच में तो कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी आएंगी ना बेटा जो है, लेकिन तब भी तुम रेडियो तो सुनते ही हो ना, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्ट हो जाता है किलो जो है। ये हो गया। और एक चीज और, फिफ्थ, इसमें एक चीज और याद रखना कि इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जैसे तुम एक चीज देखो कि जब बारिश होती है तो टीवी के सिग्नल तो खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम एएम रेडियो सुन रहे हो तो उसके सिग्नल में कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। बताओ उज्जवल, मान ले तू टीवी देख रहा है और बारिश हो जाए बेटा जो है, बारिश हो जाए, बादल हो जाए, नहीं है, तो तूने देखा होगा टीवी के सिग्नल में तो प्रॉब्लम आ जाती है,
लेकिन अगर AM रेडियो सुन रहा है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर तू देखेगा जो है, नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से इफेक्टेड होता है, बट हाईली इफेक्टेड। अच्छा, बट हाईली इफेक्टिव बाय इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। बस इससे ज्यादा मत करना इसमें, मुझे आता भी नहीं तो करोगे क्या तुम इससे ज्यादा? भाई तुम तो तब करोगे जब मुझे इससे ज्यादा आता होगा जो है, नहीं है। तो ये है कह लो जो है। तो ग्राउंड या स्पेस वेव प्रोपेगेशन समझ में आ गया, जो अर्थ की सरफेस के पैरेलल चलते हैं, रेंज कम होती है अप टू, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है ध्यान रखना 1500 किलोहर्ट्ज तक होती है। तो अर्थ के पैरेलल जो चलती है कम रेंज होती है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे तो फिर वो उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कम रखी जाती है अप टू 1500 किलोहर्ट्ज। तो फिर वेवलेंथ ज्यादा हो गई, और वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो वो बड़े ऑब्जेक्ट से भी डिफ्रैक्ट हो सकती है। और मैंने तुमसे कहा कि अर्थ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वो इफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन अर्थ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उससे इफेक्ट आता है इसमें। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब चलते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन इसमें पहले थोड़ा अर्थ की लेयर्स बना लेते हैं बेटा। ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स मेरे ख्याल से तुम्हें सुनी होंगी। जैसे ये होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है मेजोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आती है एक्सो। ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर हो गई, ट्रोटो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो और एक्सो। उसके बाद थर्मो, एक्सो, मेसो। हाँ, अब इसमें भी क्या होता है, एक आइनोस्फीयर होता है ना बेटा, एक होता है आइनोस्फीयर। इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो तो स्ट्रेटो में रहता है, थर्मो में सॉरी। और जो रेस्ट पार्ट है वो फिर एक्सो और मैसो में रहता है। तो बस कुछ नहीं, सिग्नल्स आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होते हैं, बस हो गया। जैसे यहाँ पर है एक टावर, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, बस हो गया। सिग्नल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फीयर।
उज्जवल भाई बात समझ में आ गई बेटा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कह लीजिए, तो इसको कहते हैं SY वेव प्रोपगेशन, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट तुम्हें नोट करने वाली हैं। हाँ, पहली बात, इसमें जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी ना, वो 30 से 40 मेगाहर्ट्ज ये होती है। दूसरा, ऑब्वियस ही बात है, फिर लैम्डा जो है काफी लो होगी। तीसरा, काफी डायरेक्शनल होती है। उज्जवल तूने देखा नहीं कई बार बेटा, जैसे टीवी जब खराब हो जाता है तो तेरे पापा तेरे को छत पे चढ़ा देते होंगे, जाओ वहाँ एंटीना सही कर, करते हैं कि नहीं करते हैं बता जो है। फिर नीचे से बोलते होंगे जो है, अभी नहीं आया सिग्नल, अभी सिग्नल नहीं आए, तो तू वो उधर करता है कि नहीं करता है बता, उसको सही वो करता है कि नहीं करता है बेटा जो है। किया होगा ना तूने, किया है कि नहीं किया बता बेटा जो है। ऐसे कह ले, काफी डायरेक्शनल होती है जो है, ठीक है। बिल्कुल ये हो गया। चौथी बात इसका डिफ्रैक्शन जो है नेग्लिजिबल होता है। इसका जो डिफ्रैक्शन होता है वो होता है नेग्लिजिबल। और हाँ, एक चीज और, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो, वेरी हाई, तो ये बता कि एनर्जी भी बहुत ज्यादा हाई होगी ना, बता। एनर्जी इज ऑल्सो वेरी हाई, क्यों? तो फिर ये क्या करता है कि आइनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाती है बेटा जो है, फिर काम नहीं आएगा, हाई फ्रिक्वेंसी का काम नहीं आएगा, समझ गए ना। देन इट पेनिट्रेट्स आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर, फिर वो सैटेलाइट के हाथ में बात चलेगी। समझ में आया उज्जवल बेटा, पॉइंट समझ में आया कि अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगी, फिर वो आइनोस्फीयर को भी पेनिट्रेट कर जाएगा, और वो फिर चली जाएगी बात कहाँ, सैटेलाइट के पास जो है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी हो सकता है। एफ क्रिटिकल इक्वल टू 9 टाइम्स रूट एन क्रिटिकल, बस ये फॉर्मूला देख लेना। अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा तेरे को कि बियॉन्ड विच waves penetrate ionosphere। ये तो चलो ठीक है, ठीक है। इसमें बस एन क्रिटिकल का एक नाम है, वो देख लो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट लेयर, बस और कुछ नहीं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट लेयर। इतना वो करना है। इसका ही वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो फिर वो आइनोस्फीयर को भी पेनिट्रेट कर जाएगा, फिर चली जाएगी सैटेलाइट के हाथ में बात बेटा। और एक फॉर्मूला ये याद कर लेना, और काफ़ी डायरेक्शनल होता है,
डिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, लैम्डा क्योंकि काफी स्मॉल होती है। इतनी चीजें याद कर लेना स्पेस में, सॉरी स्काई में। अब चल गए स्पेस, बस हो गया। ये मैंने बता ही दिया कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो, ग्रेटर देन 30 to 40 मेगाहर्ट्ज कह लो, ठीक है। तो फिर बस सैटेलाइट के हाथ में बात चलेगी, बस हो गया। उसको हम स्पेस को कह देते हैं। सैटेलाइट्स आर यूज्ड। समझ में आ गया उज्जवल? पॉइंट क्लियर हो गया बेटा जो है, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा तू जानते ही मेरे को पढ़ाने की आदत नहीं है, बहुत ज्यादा मैं पसंद भी नहीं करता। तो एक तो मैंने तेरे को एंटीना के बारे में बता दिया आज, एंटीना और उसकी रेंज, एरिया, पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं। और एक जो कम्युनिकेशन चैनल थे, ग्राउंड, स्काई और स्पेस, ठीक है ना, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे वो ध्यान रखना। और कल के लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे, बस हो गया। कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर चलेगा सेमीकंडक्टर्स, और उसमें वो लॉजिक गेट्स वगैरह वो आ जाएगा, तो हो जाएगा, बस हो गया। आराम आराम से करते हैं। जल्दीबाजी तो नहीं है ना तेरे को कुछ टीएम? कोई जल्दीबाजी तो नहीं है तुम्हें? नहीं है ना? आराम आराम से काफी हमारा सही चल रहा है। हाँ बस हो गया। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, मेरे को भी जो है